राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हम भी स्वस्थ हैं। तो दोस्तों आज हमारे साथ में है हमारे भाई समाज सेवी नवीन भट्ट जी हैं हमारे साथ में। बहुत ही समाज सेवी हैं ये, और ये हमको समूह के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। तो हम सारी ही बहनें इकट्ठा हो गई हैं और इनके ध्यान से इनकी बातें सुनते हैं हम लोग, क्या सुविधाएं हमको मिलेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और आप लोग कहोगे कि समूह की बैठक से तेरा क्या काम। तो मेरा एक राष्ट्र निर्माण में महिला स्वयं सहायता समूह की सहभागिता, और अभी तक मैं ये आपने डायरी देखी होगी, इस डायरी में करीबन 1000-1200 महिलाओं से मैं इस संबंध में इंटरेक्शन कर चुका हूँ, मिल चुका हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम समूह से तो जुड़े हैं, लेकिन वास्तव में हमको जानकारी नहीं होती है कि ये समूह है क्या और कितनी बड़ी चीज़ है। उस समूह का फ़ायदा लेकर हम कितना लाभ उठा सकते हैं। अधिकतर महिलाएं यही कहती हुई सुनती हुई दिखाई देती हैं कि भाई हम क्या करें, हमारे तक तो कोई योजना ही नहीं आ रही है। तो मैं कुछ जानकारी आप सब लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। इसके लिए समूह को समझने के लिए आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जब हमारा भारत देश पूरा अखंड भारत था और गुलाम नहीं हुआ था, गुलामी से पहले, तो भारत के बारे में ये कहा जाता था कि भारत देश सोने की चिड़िया है। भारत के बारे में ये कहा जाता था कि भारत देश के अंदर दूध और दही की नदियाँ बहती हैं, और पूरे भारत को पूरे विश्व के गुरु के रूप में देखा जाता था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई तो उसने भारत के गुलाम बनाने के विचार जब उनके मन में आया तो उनने भारत के घर घर में घूमे, तो उनने एक चीज़ पाई कि भारत के लोगों को गुलाम बनाया जाना बहुत मुश्किल काम है। उसका कारण क्या था कि भारत का जो घर था वो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर था। बाजारों पर उसकी आत्मनिर्भरता बहुत कम थी। उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि जैसे मैं आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि आगे गेहूँ भी उगा है, इस तरफ देख रहा हूँ सब्जियाँ उगी हैं, देख रहा हूँ कि धनिया भी उगा है, मसाले भी हैं, गाय भैंस भी हैं, दूध और दही भी हो रहा है, मसाले भी हो रहे हैं, लाई भी बोता है आदमी, दाल भी बोता है। तो यानी भारत के अंदर हर घर में दाल भी होती थी, अनाज भी होता था, सब्जियां भी होती थी। किसी भी प्रकार की बाज़ारों से उसको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एक आध चीज़ों को बड़े बड़े मेले होते थे उसमें वो एक्सचेंज करते थे आपस में। तो यानी कहने का मतलब ये है कि भारत का जो घर था वो अपने आप में आत्मनिर्भर था। तो उन्होंने सोचा कि इनको इसलिए हम गुलाम नहीं कर सकते, तो उन्होंने सबसे पहले एक काम दिमाग में आया कि भाई भारत के व्यापारिक केंद्रों को अपने कब्जे में लेना होगा। जैसे हम गेहूं बेचने जाते हैं तो उन्होंने इसको अपने कब्जे में ले लिया, मनमाने दाम लोगों पर लगाने शुरू कर दिए, और औने पौने दाम लेने शुरू किए। तो किसान ने या तो खेती करना छोड़ दिया या मजबूरी में कर रहा था तो सब उन्हीं के कर रहा था। तो इस कारण जो है पूर्ण रूप से व्यापारिक केंद्र उनके कब्जे में आ गए। दूसरा काम उन्होंने किया, हम सब लोग सनातनी लोग हैं, एक आर्य को मानने वाले लोग हैं। पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर, मंदिरों में, गिरजाघरों में और अपने सब ऐसे कहीं पूजा पाठ होती तो वहाँ उसके नाम पर हम एकत्र होते हैं। तो इन्होंने हमारे मंदिर, गिरजाघर, मठ, इनको गुरुद्वारे, इनको तोड़ दिया ताकि ये लोग इकट्ठे ना हो पाए। और तीसरा उन्होंने काम किया, जो हमारे ज्ञान के केंद्र थे जिससे हमारा ज्ञान ट्रांसफ़र होता था। जैसे अब ये छोटे बच्चे हैं, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जब हम लोग छोटे छोटे थे, बत्तियाँ नहीं होती थी, लालटेन आपने भी पढ़ा होगा, तो हम क्या करते थे, शीशे में वो कपड़ा डालकर उसमें मिट्टी तेल डालकर किताब पढ़ा करते थे। लाइट घरों में नहीं होती थी। लेकिन आज के बच्चे को तुम वो कहोगे कि बेटा ऐसा होता था तो वो नहीं मानेगा। और ये सब चीज़ बताने के केंद्र उन्होंने नष्ट कर दिए। बिहार में मैं एग्जांपल बताता हूँ, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे उस समय 5वीं शताब्दी में। उस समय वहाँ पर जो है 2.5 लाख विद्यार्थी पढ़ता था और 2500 से अधिक टीचर थे। उस समय की बात बता रहा हूँ, 506 शताब्दी में। तो उस समय इन्होंने फिर क्या करा, जो हमारे ज्ञान के केंद्र थे, हमारे वेद, पुराण, उपनिषद जो हमारे ज्ञान के केंद्र थे, उनको नष्ट कर दिया और उन्होंने उस पर आग लगा दी। आप गूगल में भी सर्च करके देखेंगे तो नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय में 6-6 महीने तक, साल भर तक आग जलती रही। और हमारी जो लाइब्रेरियाँ थी जिसमें लाखों की संख्या में किताब थी, उनको आग लगा दी, धुआं सालों साल तक निकलता रहा। तो इन्होंने 3 काम किए, हमारे व्यापारिक केंद्रों को नष्ट किया, हमारे जो मठ, मंदिर, गिरजाघर हैं उनको तोड़ने फोड़ने का काम किया, इकट्ठे ना हो सकें। और तीसरे जो हमारे ज्ञान विज्ञान के केंद्र थे, जो हमारे को एक भविष्य में बता सकते थे, उनको नष्ट करने का काम किया। फिर इन्होंने भारत में गुलामी कर दी।
गुलामी करने के बाद जब भारत के लोग एकजुट हुए, इकट्ठा हुए, इनको जैसे तैसे मुगलों से संघर्ष किया, फिर अंग्रेजों से संघर्ष किया, विजयी हुए, भारत के अंदर शक, खून, यवन सब आए, लेकिन भारत की हस्ती को कोई मिटा नहीं सके। फिर अंत में अंग्रेजों ने अपनी गुलामी करी, लेकिन वो भी भारत को गुलाम ज़्यादा दिनों तक बना नहीं सके। भारत जो है स्वतंत्र होकर खड़ा हो गया। अब बात आती है कि वो भारत जिसको हम कहते थे सोने की चिड़िया है, जिस भारत के बारे में कहते थे कि भारत के घर घर के अंदर से दूध और दही की नदियाँ बहती हैं, और जिस भारत के बारे में कहा जाता था कि ये विश्व का गुरु है, तो भारत सबसे बड़ी चुनौती थी कि ये भारत अपने पैरों में कैसे खड़ा होगा। तो उसके लिए जो राष्ट्रवादी सरकारें आई, मैं यहाँ पे सरकारों का नाम नहीं लूँगा, सरकारों का नाम लूँगा तो फिर विवाद हो जाएगा, ये समझने की बातें हैं कौन कैसा काम कर रहा है। तो जब राष्ट्रवादी सरकारें आई तो उन्होंने ये सोचा कि भाई जैसे हमारा देश आज किस पर निर्भर है, हमारा देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। जैसे आप देख रहे हैं कि गेहूँ यहाँ उगा है, गांव के अंदर धान भी उगता है, सब चीज़ें कहाँ उगती हैं, गांव के अंदर उगती हैं, और बेचने के लिए हम कहाँ जाते हैं, बाजार में। तो कहने का मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी जब हम घर का अध्ययन करते हैं, हम यहाँ किसका घर है दीदी, सतीश दा का घर है जी, सतीश दा के घर में हम आए हैं। तो एक कॉमन चीज़ मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इस घर में प्रमुख रूप से जिस पर घर निर्भर है वो कौन है? सतीश दा को किनारे कर दो, अब मैं बताऊंगा कैसे। सतीश दा की पत्नी, ठीक है, रानी। और अब सरकार ने राशन कार्ड में भी आप लोगों का नाम लिख दिया, इसीलिए कि आप, कारण क्या है भाई, परिवार में बच्चे पैदा करने से लेकर लालन पालन पोषण से लेकर घर के काम करने से लेकर बाहर के काम करने तक। आप देखो, आप पहले घर का काम किया होगा, सुबह उठे होगे, बच्चों को खिलाया पिलाया, स्कूल भेजा होगा, फिर उसके बाद घर के सारे काम कराकर आप 2 रुपया कमाने के लिए फिर यहाँ पर लग गए होंगे, ठीक है, सारी चीज़ें। मेरा कहने का तात्पर्य है कि परिवार में महिला का बहुत बड़ा स्थान है। परिवार में महिला जो है बच्चे के लालन पालन पोषण से लेकर घर के अंदर के काम से लेकर बाहर के कामों को लेकर बहुत बढ़िया ढंग से वो कर रही है। इसलिए महिला स्वयं सहायता समूह के नाम पर सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उस महिला को स्वावलंबी बनाने का निर्णय लिया। जो महिला अपना परिवार भी चला सकती तो समाज भी बहुत अच्छा चलाएगी। तो इसलिए जो है कि कई इस जो समूह हैं इनको किसी प्रदेश में आजीविका दीदी के नाम से जाना जाता है, में जानते हैं। तो सरकार का एक बहुत एजेंडा कॉमन था कि हम इस महिला को मजबूत बनाएंगे, सशक्त बनाएंगे, तो हमारा समाज भी अच्छा होगा, हमारा परिवार भी अच्छा होगा और हमारा देश भी अच्छा होगा। कारण क्या है, जैसे सतीश दा की पत्नी है, अगर 18 से 20 हज़ार रुपया सतीश दा तो कमा ही रहा है, लेकिन अगर भाभी हमारी 18 से 20 हज़ार रुपया लाकर सतीश दा के हाथ में रख देगी तो परिवार भी बढ़िया होगा, बच्चों को लालन पालन पोषण में और गति मिल जाएगी, तो हमारा प्रेम भी बढ़ेगा, समाज भी ठीक हो जाएगा, हमारा रहन सहन का स्तर भी ऊंचा हो जाएगा। इसलिए सरकार के द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए, महिलाओं के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ये समूह है। लेकिन अब हो क्या रहा है समाज में, हम देखते हैं कि समाज में क्या जो समूह वास्तव में हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बनाए गए थे, उन समूह के वास्तविक स्वरूप को या वास्तविक महत्व को हम समझ पा रहे हैं क्या? तो अधिकतर महिलाओं से प्रश्न पूछो तो महिलाएं क्या सोचती हैं कि 100 रुपया समूह के रूप में जमा कर देना और CCL उसका ले लेना। समूह का मतलब इतना ही समझा। मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई आप 100 रुपये भी इस समूह में जमा करते हैं, वो 100 रुपया आप पोस्ट ऑफिस में भी जमा कर सकते हैं, वो 100 रुपया आप बैंक में भी जमा कर सकते हैं, वो 100 रुपया आप NEC वगैरह ये 100 प्रकार की चीज़ें होती हैं उसमें भी जमा कर सकते हैं, उससे भी आपकी बचत हो सकती है। इस समूह में ही आप क्यों जमा कर रहे हैं भाई, क्या फ़ायदा आपको हो रहा है? ये हमको सोचने वाली बात है कि भाई अगर आपने बचत ही, अगर आप ये उत्तर देते हो कि भाई हम समूह में इसलिए कर रहे हैं कि हमको बचत हो जा रही है, तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूँ कि भाई आप इसको पोस्ट ऑफिस में भी जमा कर सकते हैं, बैंक में भी जमा कर सकते हैं, या अन्य चीज़ें जो आजकल बचत के एक सरकार के सिस्टम है उसमें भी जमा कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको ब्याज मिल जाएगा। तो आप समूह में ही क्यों
जोड़ लें। समूह का सरकार का एक अपने आप का सिस्टम है, उससे समूह से आपको सीसीएल तो मिलता ही है, आपकी बचत तो होती है, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य है महिला को स्वावलंबी बनाना, महिला को स्वरोजगार से जोड़ना और अनेक प्रकार की परियोजनाएं के माध्यम से। अब मैं जैसे अभी सतीश दा के घर आया, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, दादा के घर आया, मैंने कहा दादा मुझे भूख लग गई, मुझे खाना खिला दो। सतीश दा ने कहा यार मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है भैया, ये मेरे किचन पड़ो है और इतने सिलेंडर है, इतने बर्तन भी है, तू बना ले खा ले। अब मैं नहीं बना रहा हूँ, दोस्त सतीश दा का या मेरा, किसका दोष है? मेरा दोष है। ऐसे ही आज जो स्वयं सहायता समूह है, सरकार आपको अनेक कार्यों की ट्रेनिंग दे रही है, प्रशिक्षण दे रही है, निःशुल्क प्रशिक्षण दे रही है। और आपको अगर मान लिया कोई ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करना है जो 10 लाख का है, 15 लाख का है, रिप की परियोजना उसके साथ सरकार ने जोड़ रखी है कि भाई आप रिप की परियोजना से पैसा ले लो, ट्रेनिंग सरकार दे रही है और आप अपना काम शुरू करो। सरकार ये नहीं कह रही कि अपना काम करने के बाद भाई इसका प्रॉफिट जो हो रहा है मुझे दो, आप अब उस प्रॉफिट को मतलब खुद जनरेट करो और खुद खाओ, अपना परिवार चलाओ या जो भी करना है वो करो। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि अभी भी कई महिलाएं इस विषय को, इस चीज़ को समझ ही नहीं पाती हैं। जैसे गांव में मैं गया, गांव में जाने के बाद मैं पूछता हूं तो कहती हैं कि भाई हमने कोई आज तक लाभ तो ले ही रही हैं, बचत भी हो रही है, सीसीएल भी ले रहे हैं, लेकिन इतना ही समूह नहीं है। समूह मैं आपको कुछ 2-3 उदाहरण बता रहा हूँ। मैं बंगाल में गया था पिछले वर्ष, तो वहाँ पर मैंने 300 महिलाएं एक साड़ी उद्योग से जुड़ी हुई थी और एक महिला की एक महीने की इनकम 1 लाख रुपये से ज़्यादा थी। आप कल्पना करो जैसा समूह होता है, जब वो 3 करोड़ रुपया केवल वेतन में बांट रहा है, वो समूह या संगठन जो भी होगा 300 महिलाओं का, और उसकी जो है बचत कितनी होगी, यानी मतलब आप किसी समूह में काम कर रहे हैं, एक तो वेतन ले रहे हैं और दूसरा उसकी बचत से आपको मिल रहा है। ऐसे ही मैं तेलंगाना राज्य के अंदर गया, तेलंगाना राज्य के अंदर मैंने देखा कि जो वहाँ की आर्थिक आय में जो इजाफा हुआ महिला स्वयं सहायता समूह के कारण हुआ। और इस खटीमा के अंदर भी तो दोस्तों डॉक्टर नवीन भट्ट जी के द्वारा हमको काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई समूह के बारे में, और ये तो स्टार्टिंग थी, और अभी जो अगली वाली वीडियो आएगी उसमें और भी ज़्यादा जानकारियाँ हमको समूह के लिए मिलेंगी। और दोस्तों इसके मैंने 2 भाग बना दिए हैं। पार्ट नंबर 1 में मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो डाली है, पार्ट नंबर 2 में और भी ज़्यादा जानकारी है, तो आप लोग पार्ट नंबर 2 भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, राधे राधे।